आपने बोला जो अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है, पावर एक्सपीरियंस करना है, तो दिल्ली इज़ अ प्लेस. लोग जाते भी हैं अपने अपने शहर में, सब अपने पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं. बट डोंट यू थिंक दैट्स एन इल्यूजन? उससे पावरफुल लोग बनते हैं? डू यू थिंक कि नहीं हो पाते? अभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी जमाने में पावरफुल लोगों के साथ में थे, इसलिए. So it gets you think that gets rewarded? Yes, not over the always, time? but sometimes, especially in the parties where family doesn't run. जैसे कांग्रेस में कोई कितना भी ताकतवर हो, वो राहुल गांधी की जगह नहीं आ पाएगा. पर हाँ, जो उनके आसपास हैं उन्हें ठीक ठाक पोजीशंस मिल जाएंगे. बीजेपी जैसी पार्टियों में क्योंकि फैमिली वाला मामला उतना नहीं चलता है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, मोस्ट पावरफुल हैं, उनके जो सबसे नजदीकी लोग हैं, जो लंबे समय से साथ में रहे हैं, उनको पावर मिलती है. फेवरेटिज्म भी कह सकते हैं. वैसे भी किसी भी फील्ड में, आपकी फील्ड में भी ऐसा होता होगा. आप अपनी इस कंपनी के मुखिया हैं, आपका जो नंबर 2 होगा, अगर कोई नंबर 2 है, तो उसमें आप देखेंगे कि एबिलिटी से ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर काम करेगा. नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट पे मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती है. और दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अब वो ट्रस्ट फैमिली से भी आ सकता है, दोस्ती से भी आ सकता है. तो मैं अक्सर बोलता हूँ, जहाँ परिवारवाद नहीं है वहाँ यारवाद है. ट्रस्ट होना चाहिए. आप इतना कुछ दांव पे नहीं लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई ज्यादा योग्य है, ट्रस्ट वर्दी नहीं है. और ट्रस्ट वर्दीनेस में मजा तब है जब दोनों सेंस में हो. एक तो इस सेंस में कि ये धोखा नहीं देगा, एक इस सेंस में कि संभाल लेगा. तो एबिलिटीज भी हैं, शानदार एबिलिटीज हैं, बट ट्रस्ट ज्यादा है. ट्रस्ट, वो वाला ट्रस्ट कि धोखा नहीं देगा, ये ज्यादा है. डज दैट मीन कि अगर पावरफुल ज्यादा बनना है तो ट्रस्टेबल ज्यादा बनना चाहिए देन टैलेंटेड? एक बेसिक टैलेंट के बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते. किसी भी फील्ड में शायद नहीं कर पाएंगे. आप देखेंगे हर पॉलिटिशियन के आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ट्रस्टेड हैं, लेकिन वो हमेशा ड्राइवर या एसोसिएट ही बने रहेंगे, क्योंकि उनमें टैलेंट उससे ज्यादा नहीं है. बहुत हुआ तो कभी कोई मैसेज भेजना है किसी के पास, भरोसेमंद है, उनके थ्रू भेजवा दिया, इतना हो जाएगा. और वो इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे कभी. तो जिसको पावर चाहिए किसी भी संगठन में, उसको एबल तो होना ही पड़ेगा. टैलेंट इतना होना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पे उस पोजीशन को संभाल सके, लेकिन उससे ज्यादा उसको भरोसेमंद होना पड़ेगा. तो अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भरोसेमंद बनिए किसी के, और अपने भरोसेमंद बनाते रहिए कुछ लोगों को. How do you think people can become powerful? What's a step? सबको बनना है. देखिए, सारा खेल इस बात है कि पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं. जनरली हम मानते हैं कि पावर 3-4 तरह से आती है. एक आती है पैसे से, एक आती है प्रसिद्धि से, फेम से, एक आती है पॉलिटिक्स से, आप इलेक्शन लड़े पावरफुल बन गए, एक आती है ब्यूरोक्रेसी से, एक आती है फैमिली से, एरिस्टोक्रेटिक मामला अगर हो, आप किसी ऐसे समाज में जहां पावर कुछ फैमिलीज को ही मिलती है. जैसे सोसाइटी में हम कहते हैं कि अगर ब्राह्मण है तो एक खास स्टेटस मिलेगा, क्षत्रिय है तो एक खास स्टेटस मिलेगा. ये दुनिया के हर देश में होता है, अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन होता है. तो डिपेंड करता है कौन सी पावर चाहिए. सोशल पावर तो आपके चाहने से शायद नहीं मिल पाएगी. यहां तक कि आप रिजर्वेशन से एमपी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, आपको सोसाइटी शायद वो सम्मान नहीं देगी जो सम्मान जन्म से किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को मिल जाएगा. अगर आप माइनॉरिटी में हैं, आप कितने भी अमीर बन जाएं, शायद वो सम्मान नहीं मिलेगा कि आपको लोग पीएम बना देंगे, वो नहीं होगा. तो कुछ पावर्स तो ऐसी हैं जिसमें आपके जन्म का तुक्का बहुत काम करता है. डू यू बिलीव सो कि पीएम नहीं बना देंगे लोग? भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है. भारत में माइनॉरिटी से राष्ट्रपति बने हैं, भारत में माइनॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन पीएम बनने की बारी है तो केवल मनमोहन सिंह बने. और मनमोहन सिंह इसलिए नहीं बने कि वो बहुत बड़े नेता थे, इसलिए बने कि वो किसी के भरोसेमंद थे. वही वाला ट्रस्ट, कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगा. एबल थे, उनकी एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं. वो भारत के अब तक के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार पीएम थे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है.
पर वो अपने बलबूते पीएम कभी बन सकते थे, ये असंभव है। वो पीएम सिर्फ इसलिए बने कि जिनके हाथ में पावर थी उनको भरोसा, अटूट भरोसा उन पे था। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि जैसे अकबर के जमाने में बैरम खां का जो रोल था, वही रोल राहुल गांधी के लिए मनमोहन सिंह का था। जब तक अकबर बड़ा ना हो, बैरम खां को पावर दी गई थी। हालांकि बैरम खां बाद में बदल गया, उसमें डिबेट है। राहुल गांधी बड़ा हो तब तक के लिए पावर किसी भरोसेमंद व्यक्ति को देनी थी, वो मनमोहन सिंह थे। तो माइनॉरिटी से वो थे, लेकिन उनके पीएम बने माइनॉरिटी फैक्टर नहीं था, ना माइनॉरिटी वोट्स की वजह थी, अलग फैक्टर था, ट्रस्ट की बात थी। बाकी जो पावर्स हैं, अब क्योंकि हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं तो पैसा कोई कमा सकता है, सोशल मीडिया के दौर में प्रसिद्धि कोई कमा सकता है, और असली पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में अंतिम रूप से वोट डालने के दिन किसके दिमाग पर किस बात का असर रहेगा, ये मैटर करता है। सो द पीपल हु हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर्स ओपिनियन, they become the most powerful people, at least before the election. But do you think so? Is it true? Yes. Fame is equals to power? Fame is one of the factors for the power. Don't you think fame बहुत ही loose metric है of power? It just, I feel it's an illusion कि मतलब आप बहुत famous हो तो कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं, आपका ये सोचना अच्छी बात है, आप यही सोचें, वरना पैर जमीन पे रहेंगे नहीं आपके। वो सोचना ठीक है, विनम्रता का अपना फायदा है, लेकिन पावर के जो सारे क्या कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनमें से फेम एक है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी ने इनडायरेक्टली ऑफर दिया राज्यसभा जाने का। इनडायरेक्टली, सीधे ये नहीं कहा, लेकिन बातों से क्लियर था कि वो ये कहना चाह रहे हैं। मेरा फिलहाल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, पर मुझे लगा कि कैसे मना करूं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगा। फिर मैंने अपने एक मित्र से बात की जो पॉलिटिक्स में है और मतलब एमपी से सर्कल में रहते हैं। ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ईमानदारी से बताना ऐसे ऐसे प्रस्ताव है, क्या कहते हैं आप? उन्होंने कहा कि आप क्यों आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में? मैंने कहा मैं नहीं आना चाहता, मैं तो एक रीजन ढूंढ रहा हूं मना करने के लिए। बोले सर, अगर मैं सच बताऊं तो लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग हैं उन 800 में से शायद 10, 20, 25 लोग ऐसे होंगे जो इफेक्टिवली आप और आपके जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर से आगे होंगे। तो आपको क्यों आना पॉलिटिक्स में? पहले क्यों आते थे लोग कि अभी लोकसभा जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे, हमारी बात सुनी जाएगी। संसद में क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा तो आजकल पॉडकास्ट सुनते हैं, आपकी स्पीच इतने लोग सुनते हैं। करप्शन करने की इंटेंट आपकी है नहीं? मैंने कहा हाँ, वैसा नहीं है। बोले मंत्री बनने की इच्छा? मैंने कहा नहीं। बोले फिर राज्यसभा में एक स्कोप है कि आप बोल पाएंगे और वो संसद टीवी पे देखेगा। संसद टीवी पे जितना देखते हैं लोग उससे कई गुना ज्यादा आपके बाकी चैनल्स को देखते हैं। तो देयर इज नो रीजन, अनलेस कि आपका मंत्री बनने का मन कर रहा हो, अनलेस कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हो, पब्लिक पॉलिसी पे, जो मेरा उतना मन नहीं था। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में कितने लोग होंगे देश में जो आपसे ज्यादा पॉपुलर होंगे? मेरे ख्याल से सब मिला के 100-200 लोग होंगे मैक्सिमम। तो बाकी लोग एस्पायर करेंगे आपकी जगह होने को, आप क्यों एस्पायर करेंगे उनकी जगह होने को? Who do you think इनमें कौन है जो एक्चुअली ज्यादा पावरफुल होगा 100 फेमस लोगों में? Who do you think is more powerful? कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसलिए फेमस हैं कि उनकी ड्रेसेस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो रोज एक नई ड्रेस पहनेंगे और लोग देखेंगे, आपस में बात करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कभी कभी नाराज होंगे कि ये क्या पहन लेते हो तुम, कुछ ठीक से पहना करो। उनकी अट्रैक्शन वैल्यू है कि आप उनको देखेंगे जरूर, क्योंकि वो सुंदर हैं, आकर्षक हैं, या कम से कम आपका एक आध मिनट अच्छा बना देते हैं, आपका मनोरंजन हो जाता है ना, एंटरटेनमेंट होता है। अगर आप किसी का सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आप किसी के वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं। इट्स वेरी लेस लाइकली। कुछ का तो कर देंगे उसके बाद भी, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा।
अगर आप एक कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमिक हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही करते हैं, आई डाउट कि आपके कहने पे वोटिंग बिहेवियर बड़े पैमाने पे चेंज होगा। अगर आप कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सोशल पॉलिटिकल चीज़ों को ले आते हैं, कॉमेडी के साथ थोड़ा सा सीरियसनेस भी ले आए, जैसे जाकिर हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो अब कॉमेडी को और ट्रेजेडी को मिक्स कर दिया आजकल। उसके शो में आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी, और फिर हंस के बाद भी वापस बाहर आ जाएंगे। तो जब आप इस तरह से टच करने लगते हैं किसी को, तो ये संभव है कि आपके कहने की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। केवल हंसाने से वो बात नहीं आती है। अगर आप फिल्म सेलिब्रिटी है, एक्टर हैं, आप खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे शायद, और आमतौर पर ऐसा होता भी है। लेकिन आप किसी पार्टी को सपोर्ट करें और पार्टी जीत जाए, ये मुश्किल है। अनलेस कि आप किसी ऐसे स्टेट में हैं जहाँ फिल्म एक्टर को भगवान माना जाता हो, जैसे तमिलनाडु में आप देखेंगे, साउथ इंडिया में ये ट्रेंड ज्यादा है, वहाँ फिल्म एक्टर्स भगवान जैसे हो जाते हैं, तो वहाँ थोड़ी बात अलग है। अदरवाइज नॉर्थ में या सेंट्रल में ऐसा नहीं दिखेगा। अगर लोग आपको एक समझदार व्यक्ति मानते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति मानते हैं, आपकी बातें कन्विंसिंग हैं, लॉजिकली कंसिस्टेंट है, कोहेरेंट है, कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, और उनको ये भी भरोसा है कि ये पैसा लेके काम नहीं कर रहा है, आपने ओपनली कह भी रखा है और आपके बिहेवियर से दिख भी रहा है कि कम से कम सोशल मीडिया में इसके ओपिनियंस पैसे पर बेस्ड नहीं होते हैं, ना दोस्ती पे बेस्ड है। तो धीरे धीरे एक ट्रस्ट वर्दीनेस डेवलप होती है, क्रेडिबिलिटी। और ऐसा माना जाता है कि नच करने में या परसुएट करने में जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो क्रेडिबिलिटी है। किसने कहा है और जिसने कहा वो कितना क्रेडिबल है। सो इफ यू हैपन टू डेवलप ए क्रेडिबिलिटी इन द सोशल मीडिया, और फिर आप जैसे पॉलिटिक्स की बात हम करें, अगर आपकी बातों से समझ में आ जाए कि आप पॉलिटिकली समझदार व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ बोल दिया कि भाई इनको वोट देना, मेरा आदमी है, ये सब नहीं। अगर आपकी बातों में गहराई है और लोगों को समझ में आता है कि किस रीजन से आप बात कर रहे हैं, क्या लॉजिक है आपके पास, क्या फैक्ट्स हैं, तो मैंने देखा है कि असर पड़ता है। लेकिन ये भी है, आप कितना भी समझदारी से बात कर लीजिए, अगर इलेक्शन से कुछ दिन पहले कोई इमोशनल मोमेंट आ गया तो इमोशंस हमेशा ओवररूल करेंगे थॉट्स को। ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है कि पहले लिम्बिक सिस्टम आता है, फिर फ्रंटल कॉर्टेक्स आता है, और अधिकांश आबादी लिम्बिक सिस्टम पे ही काम करती है। और परसुएशन, मार्केटिंग की दुनिया का पहला उसूल ये है, अगर कुछ बेचना है, अगर कन्विंस करना है, तो डर सबसे बड़ा इमोशन है। डराओ और सॉल्यूशन दो। दुनिया के सारे बड़े विज्ञापन आप देखेंगे इसी फिलॉसफी पर टिके हुए हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स। इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं है तो ये हो जाएगा, हम बचाएंगे। डर और फिर सॉल्यूशन, यही विज्ञापनों में है। इंश्योरेंस की एडवर्टाइजमेंट देखिए, कभी भी तुम्हारा पति मर सकता है, इंश्योरेंस लो। तो वैसे ऐड जिसमें एक पत्नी अपने घर के अंदर पति को आवाज दे रही है, वो जवाब नहीं दे रहा, बालकनी में गई, कुर्सी पे लुढ़का हुआ है, घबरा गई है, फिर उसको हिलाया तो वो उठ गया, और उसने पति को बहुत जोर से मारा कि ऐसे क्यों करते हो। उसका अगला सेंटेंस क्या है, ये सच भी तो हो सकता था, इंश्योरेंस। इस एड से जितना इंश्योरेंस बिकेगा वो किसी भी कॉग्निटिव एडवर्टाइजमेंट से बिक ही नहीं सकता। ट्रू। तो फियर एंड द सॉल्यूशन फॉर द फियर इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एनी कैंपेन, एनी इन्फ्लुएंस। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।